माओ जेडोंग ने मजहब और पुरानी रिवायत को कटहरे में कड़ा कर दिया और इनको कुचल कर रख दिया। चीन ने चिड़ियों के खिलाफ जंग छेड़ दी और लाखों स्पैरोज को मार दिया गया, मगर इसका अंजाम बहुत खौफनाक था। अंग्रेजों ने चीन पर ओपीएम की बौछार करके इसकी हालत भी हिंदुस्तान जैसी कर दी थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक वो चूहे पकड़ती है, और इस एक बात ने चीन को बदल कर रख दिया। दोस्तों, चाइना आज एक वर्ल्ड सुपर पावर है। China is the world's second largest economy and the biggest importer. A move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. Manufacturing makes up 26% of China's economy, while in India it's only 16%. Infrastructure is really one way in which China overtook India early. For now, China still holds the crown as the main driver for global economic growth. मगर ठीक 40 साल पहले इस मुल्क पर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का राज था। Many lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. That vision resulted in the deaths of tens of millions from famine and left almost 90% of the population living in extreme poverty. China remained a very poor and backward country. It was a complete disaster. It led to a famine that killed tens of millions of people. पिछले 80 सालों में चाइना ने अपने करोड़ों लोगों को खोया, गुर्बत, बेरोजगारी और सरकार के गलत पॉलिसीज की वजह से। चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया भी कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने चाइना पर कब्जा करके इसके करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा, तो कभी यूरोपियन पावर्स ने इन्हें कॉलोनाइज किया और बुरी तरह लूटा, लेकिन आज चाइना यूएस की बराबरी कर रहा है। जहां 1949 से पहले सिविल वॉर थी, आज वह स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है सरकार का। जहां पहले चाइना की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर चलती थी, आज चाइना इंडस्ट्रियल सुपर पावर और टेक लीडर है। जहां पहले चाइना के लोग 50 से $100 ही कमा पाते थे, आज चाइना की जीडीपी पर कैपिटा $12,000 से ज्यादा है। जहां पहले चाइना की लिटरेसी रेट 20% था, आज चाइना की 97% आबादी एजुकेटेड है। जहाँ पहले चाइना के लोग 35 से 40 साल ही जी पाते, आज चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल से ज्यादा है। पहले चाइना कॉलोनाइज्ड और कमजोर था, और आज उसने अपनी 80 करोड़ लोगों को पिछले 40 साल में गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक गरीब मुल्क वर्ल्ड सुपर पावर बना और हम अपनी कंट्री के लिए चाइना से क्या सीख सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। China is now marching forward with its newfound confidence and vigor as a new global power. China is rising to challenge the world order. In terms of sphere of influence, we absolutely know that China wants to be dominant in Asia. China has upped its military spending. It's expanding its nuclear arsenal. It now has the biggest navy in the world. China has become one of the world's great powers. That they've had extraordinary success with their economic growth over the last 40 years. चाइना नाम आता है एक चाइनीज वर्ड चीन से। चीन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने 2000 साल पहले चाइना पर रूल किया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ और भी है कि हिंदुस्तान में पहली बार व्हाइट रिफाइंड शुगर यानी चीनी एक चाइनीज शख्स से लेकर आया था, इसलिए हमने चीनी को चीनी कहकर पुकारना शुरू किया, वरना पहले हिंदुस्तानी लोग बस शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। चाइनीज लोग अपने मुल्क को चाइना नहीं बुलाते, बल्कि वो अपने मुल्क के लिए नाम यूज करते हैं चोंगवो, जिसका मतलब है मिडिल किंगडम। इससे पता चलता है कि कैसे पुराने ज़माने में चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था। चाइना 4000 साल पुरानी तहजीब है, जहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। चीन ने अपनी तारीख में 4 बड़े इन्वेंशंस किए हैं: पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग, बारूद और कंपास। इसके अलावा चॉपस्टिक्स 3000 साल पुरानी रिवायत है चाइना में। सिल्क रूट चाइना को सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करता था, और इसी सिल्क रूट से इन सब में तिजारत होती थी। चाइना भी हिंदुस्तान की तरह स्टेबल, रिच और वेल्थी था, मगर कॉलोनाइजेशन ने इसे भी तबाह कर रख दिया। अंग्रेज़ों ने चाइना पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया, बल्कि चाइना को अलग तरीक़ों से लूटा गया। 1839 से 1949 तक के पीरियड को चाइनीज़ लोग सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती की सदी करार देते हैं।
1839 में अंग्रेजों ने चीन पर ओपीएम की बौछार कर दी थी। अफ्यून एक ऐसा ड्रग जिससे पूरी चाइनीज सोसाइटी एडिक्ट हो जाती है। अंग्रेज इन्हें इसी ड्रग से बर्बाद कर देते हैं। इस ओपीएम की नशे की वजह से वो इन ब्रिटिशर्स का मुकाबला नहीं कर पाते और अंग्रेज इन्हें लूटते रहते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह। चाइना ने आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई हुई थी, जिसकी वजह से वो ना अपने मुल्क को मॉडर्नाइज कर रहे थे और ना अपनी आर्मी को, क्योंकि वो खुद को बाहर के लोगों से सुपीरियर और बेहतर समझते थे, जिसकी वजह से उन्हें ओपीएम वॉर्स में हार का सामना करना पड़ता है और ब्रिटिशर्स हांगकांग भी इनसे ले लेते हैं। इसके अलावा दूसरी यूरोपियन पावर्स भी चाइना को ह्यूमिलिएट करते हैं और उन्हें बुरी तरह लूटते हैं। ताइपिंग और बॉक्सर्स रिबेलियन में करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। चाइना के इसी गुरूर और तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर दिया। वो तलवारों से मॉडर्न वॉरशिप्स और जदीद असलहे का मुकाबला न कर पाए और हार गई यूरोपियंस के सामने। बाकी कसर जापान ने पूरी कर दी। 1894 में पहले सीनो जापानीज वॉर होती है, जिसमें जापान चीन को शिकस्त दे देता है। सेकंड सीनो जापानीज वॉर में 30 मिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ मार दिए जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान चीन के बड़े शहरों पर कब्जा कर लेता है, मगर एलाइज के साथ चाइना ये जंग जीत जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद सिविल वॉर शुरू हो जाती है चाइना में, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के दरमियान, और कम्युनिस्ट जीत जाते हैं माओ जेडोंग की लीडरशिप में। 1 अक्टूबर 1949 से ही चाइना एज अ कंट्री की शुरुआत होती है। And the hero of the revolution was Mao Zedong. कोरियन वॉर में चीन अपने लाखों फौजियों को यूएस के खिलाफ जंग में उतार देता है ताकि नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये पहली जंग थी जिसमें चाइनीज फौजियों ने यूएस आर्मी के दांत कट्टे किए थे और वो नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहे थे। कोरियन वॉर बिना किसी नतीजे के ख़त्म होती है। ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान पहली जंग थी। 1958 में माओ जेडोंग ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का आगाज़ करते हैं। मकसद तक ज़मीन को ज़मींदारों से छीन कर लोकल किसानों और गरीबों को देना और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। इसके साथ ही माओ जेडोंग ने प्राइवेट फार्मिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। अब कोई अलग से अपनी ज़मीन नहीं रखेगा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे लिबरल कंट्रीज़ में होता है, बल्कि सब एक ही ज़मीन पर काम करेंगे और सबको एक जैसा खाना पीना और रिहाइश मिलेगी। इसे कहते हैं कम्युनिस्ट स्टेट, इसे कहते हैं कम्युनिज्म, एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। और दूसरी तरफ चाइना को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाए गए। दूसरी तरफ माओ जेडोंग ने लोगों से कहा कि वो अपने घरों के फर्नेसेस में भी स्टील तैयार करे, तो इंडस्ट्रीज के साथ लोकल लोगों ने भी स्टील को तैयार करने का काम शुरू किया अपने घरों के फर्नेसेस में। आइडिया अच्छा था मगर इसका अंजाम बहुत ख़राब हुआ। ये जो स्टील इन लोकल लोगों ने बनाया था इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इससे रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ। तो दूसरी तरफ किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं थी। अगर मेहनत ज़्यादा करते या कम, मगाना सबको एक जैसा ही मिलता। एक कम्युनिस्ट स्टेट में ऐसा ही होता है, सबको एक जैसा खाना पीना और बराबर रिहाइश मिलती है, चाहे आप मेहनत कम करें या ज़्यादा। कम्युनिस्ट स्टेट में ज़मीन और दूसरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि फैक्ट्रीज सब सरकार के हाथ में ही होते हैं और कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, जैसे पाकिस्तान या इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ में होती है। इसके अलावा माओ जेडोंग को खुश करने के लिए लोकल ऑफिशियल्स ने ग्रेन के प्रोडक्शन को ज़्यादा बताया, जिसकी वजह से हुकूमत ने ज़्यादातर ग्रेन ज़ख़ीरा कर लिया और लोकल लोग भुखमरी से मरते रहे। गवर्नमेंट रैपिड मॉडर्नाइजेशन चाहती थी और वेस्टर्न पावर्स को पीछे छोड़ना चाहती थी, मगर कमज़ोर प्लानिंग की वजह से हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट कहत साली ने जन्म लिया, जिसे कहा गया द ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन। इसमें 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा चाइनीज़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जो स्टील तैयार किया गया था वो लो क्वालिटी था, इसके साथ ही फसल की पैदावार भी गिर गई। माओ 15 साल में ब्रिटेन को पीछे छोड़ना चाहते थे स्टील प्रोडक्शन में, मगर अपने ही 3 करोड़ लोग मरवा दिए। माओ जेडोंग एक डिक्टेटर था और डिक्टेटर की ज़्यादातर आदत होती है अपनी मनमानी करने की, और अगर कोई इन पर तनकीद करे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। माओ चाहते थे कि फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम स्पैरोज़ को एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि ये स्पैरोज़ फसलों से दाने और फ्रूट्स खाती थी, जिसकी वजह से फसल की पैदावार गिरने लगी है। लाखों चाइनीज़ स्पैरोज़ को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं,
स्पैरोज को ज़मीन पर लैंड होने नहीं दिया जाता, जिसको अंडों को तोड़ दिया जाता है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है और लाखों स्पैरोज को इसी तरह मार दिया जाता है। अब जब स्पैरोज को मार दिया गया तो इसका उल्टा नुकसान ये हुआ कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो गए और उन कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए कुछ स्पैरोज नहीं थी, तो इन कीड़े मकोड़ों ने फसलों को खाना शुरू किया, जिसकी वजह से फसल की पैदावार और गिर गई। बाद में सोवियत यूनियन से ही चिड़ियों को यहाँ लाया गया ताकि इकोसिस्टम को बैलेंस किया जा सके। इस तबाही के बाद माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, मगर माओ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, तो 1966 में शुरू किया गया कल्चरल रेवोल्यूशन, समाजी इनकलाब। गोल था माओ के हाथों कंट्रोल देना और जो अच्छा न लगे उसे गद्दार डिक्लेयर कर देना। इसके साथ ही पुरानी आइडियाज़, कस्टम्स, कल्चर और हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर देना। माओ जेडोंग मज़हब को लोगों की अफ्यून कहता था, कार्ल मार्क्स की तरह। और सबसे वर्स्ट पार्ट था नौजवानों को इस्तेमाल करना, तो इसके लिए बनाई गई रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स में वो लोग थे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को बंद किया और टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स पर हमले किए और उन्हें बुरी तरह पीटा। इसके साथ ही किताबों को जलाया गया, टेम्पल्स को बर्बाद कर दिया गया ताकि मज़हब को ख़त्म किया जा सके चाइना से। कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी समाजी इनकलाब में भी लाखों लोग मौत के घाट उतर गए थे। रेड गार्ड्स ने बहुत आतंक मचाया था, इससे बाद में इसे ख़त्म कर दिया गया था। पैरो एक्सटर्मिनेशन से लेकर कल्चरल रिवॉल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन तक, इन सब में 60 मिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और आखिरकार 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो जाती है। पर माओ जेडोंग ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे चाइना को यूनिफाई करना और बाहर की ताकतों को ये चाइना से निकाल फेंकना। इसके साथ ही लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, मगर सबसे अच्छा काम था एजुकेशन। 1949 में सिर्फ चाइना की 20% आबादी ही एजुकेटेड थी, जो 1976 में 65% तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही कोलरा, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के खिलाफ कैंपेन्स करना। इसके साथ 1950 में मैरिज लॉ बिल को भी पास किया गया, जिसके मुताबिक मैरिजेस और फोर्स मैरिजेस को बैन कर दिया गया और वर्क प्लेस और पॉलिटिक्स में इनको इनकरेज किया गया। 1976 के बाद आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, डेंग झाओपिंग। China was emerging from its Cultural Revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower? डेंग झाओपिंग का ख्याल था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का चाइनीज़ इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल है। वो चाइनीज़ इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहते थे। इसके लिए वो प्राइवेट बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को अलाउ करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करते हैं। डेंग झाओपिंग के पहली रिफॉर्म्स थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। डेंग झाओपिंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। माओ जेडोंग ने प्राइवेट फार्मिंग को मुकम्मल तौर पर बैन किया गया। ज़मीन की सारी मलकियत सरकार के हाथ में ही थी। डेंग झाओपिंग ने कहा कि ज़मीन की मलकियत सरकार के पास ही रहेगी, बस हम इसे किसानों को लीज यानी ठेके पर देंगे और वो फैसला करेंगे कि इस पर क्या उगाना है और कैसे बिजनेस करना है। इसकी वजह से इन किसानों को और आज़ादी मिल पाई और मोटिवेशन मिल पाई। मगर इसके साथ ही डेंग झाओपिंग ने एक शर्त भी रखी कि किसानों को एक सर्टेन अमाउंट सरकार को भी देनी होगी और बाकी वो मार्केट्स में बेच सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की वजह से एग्रीकल्चर पैदावार डबल हो गई। इसके साथ ही गरीबी कम होने लगी और लेबर आज़ाद हो गए, तो वो शहरों और इंडस्ट्रीज तरफ जाने लगे। डेंग झाओपिंग ने यही आइडिया फैक्ट्रीज पर भी लगाया और फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फैक्ट्री मैनेजर को इख्तियार मिला पूरी फैक्ट्री का। माओ जेडोंग के दौर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। डेंग झाओपिंग ने इसे कम किया और फैक्ट्री मैनेजर्स और वर्कर्स को इख्तियार मिला। अब वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है, वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या चीज़ बनानी है, किस कीमत पर बेचनी है और उनकी तनख्वाह कितनी होगी। फैक्ट्रीज ने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की होती है, जिसके मुताबिक वो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सरकार को देंगे और बाकी उनका होगा री इन्वेस्टमेंट, वेलफेयर या बोनसेस के लिए। एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज ने 1980s में चाइना को बहुत फ़ायदा दिया। झाओपिंग ने चाइना की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया माओ के मुकाबले। अगला स्टेप था रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लाया गया, जिसके मुताबिक हर बच्चे को 9 साल तक की फ्री एजुकेशन दी जाएगी। चाइना अब जीडीपी का 4% अपनी एजुकेशन पर खर्च करता है, इंडिया भी 4%, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2% ऑफ द जीडीपी अपने के साथ। चाइना में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाती है।
جو ہر کسی کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کو پرائیورٹی دینا یہ ہر ڈیولپڈ کنٹری کی نشانی ہے۔ 1949 میں چائنا کی صرف 20% آبادی ایجوکیٹڈ تھی، جبکہ آج 97% آبادی لٹریٹ ہے چائنا کی، جبکہ انڈیا کی 77% اور پاکستان کی صرف 62% آبادی ہی لٹریٹ ہے یعنی ایجوکیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ چائنا نے 6% آف دی جی ڈی پی اپنے ہیلتھ کیئر پر خرچ کیا، جبکہ انڈیا نے صرف 2% اور پاکستان نے صرف 1%۔ اس کے ساتھ ڈینگ جاؤپنگ کا ایک اور سمارٹ موو تھا ٹی وی ایز ٹاؤن اینڈ ولیج انٹرپرائزز۔ مقصد تھا رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ لانا اور وہاں کی اکنامک گروتھ کو بوسٹ کرنا۔ ٹی وی ایز کو گاؤں کے لوگ یا کسان ہی اون کرتے تھے، اس کی وجہ سے ٹاؤنز اور ولیجز ماڈرنائز ہوئے اور 1980s میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جاب ملی ان ٹی وی ایز میں۔ ٹی وی ایز کا سب سے بڑا اگزامپل ہے ہوائے، جو ایک ٹی وی ای کے طور پر وجود میں آئی اور آج ایک بڑی کمپنی ہے۔ ٹی وی ایز نے ہر سیکٹر میں کام کیا، ہیلتھ، الیکٹرانکس، ٹیکسٹائلز، مینوفیکچرنگ اور بہت سی اور۔ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نے بھی ایک بڑا کردار ادا کیا چائنیز اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈینگ جاؤپنگ نے اسپیشل اکنامک زونز بھی بنائے۔ اسپیشل اکنامک زونز وہ علاقہ ہوتا ہے جو ایک کنٹری استعمال کرتا ہے فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل گروتھ بھی اس سے ہوتی ہے، اور ان اسپیشل اکنامک زونز میں لیبر لاز بھی کافی نرم ہوتے ہیں اور ٹیکسز بھی کم ہوتے ہیں۔ چائنا میں شنزن ایک مچھواروں کا گاؤں تھا اور آج یہ ایک میٹروپولس ہے۔ فورن انویسٹمنٹ کو ملک میں لانے کے لیے اوپن ڈور پالیسی کو اپنایا گیا ہے، جسے اکنامک لبرلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے ایپل اور نائکی نے اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز چائنا میں ہی سیٹ اپ کیے۔ چائنا میں اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بھی کافی ڈیولپ کیا گیا ہے، جیسے پبلک ٹرانسپورٹ۔ چائنا میں سائنٹیفک ریسرچ کو بھی ایک پرائیورٹی مانا جاتا ہے، جیسے کہ آج بھی چائنا $500 بلین سے زیادہ سالانہ خرچ کرتا ہے سائنٹیفک ریسرچ پر۔ تھی وہ اکنامک ریفارمز جنہوں نے چائنا کو بدل کر رکھ دیا، مگر پھر بھی ڈینگ جاؤپنگ ایک ڈکٹیٹر تھے۔ جب 1989 میں نوجوانوں نے ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل ریفارمز کا کہا تو انہیں بری طرح کچل کر رکھ دیا گیا۔ اور آج بھی شی جن پنگ چائنا میں ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی چائنا ایک ورلڈ سپر پاور بننے کی راہ پر چل رہا ہے۔ تو یہ تھی چائنا کی پوری کہانی۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آ گئی ہوگی یہ ویڈیو۔ شکریہ۔